हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपन बात कर रहे थे बुद्धि के बारे में, और कल की क्लास के अंतर्गत अपन ने बुद्धि का मापन पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पूरा का पूरा बताया था कि किस प्रकार से जो है बुद्धि विकसित हुई है, किस प्रकार से जो है बुद्धि के बारे में संप्रत्यय उसका आया था, निर्माण किसने किया था, किस तरीके से जो है मानसिक आयु क्या होती है, तैथिक आयु क्या होती है, बेसल वर्ष क्या होता है, टर्मिनल वर्ष क्या होता है, ये सारी डिटेल्स और एक सामान्य सारणी जो बुद्धि लब्धि की होती है, वो दोनों प्रकार की सारणियों को अपन ने कल की क्लास के अंतर्गत पढ़ा था। आज की क्लास के अंतर्गत अपना जो पहला शुरुआत रहेगा अपन कहां से, तो आपको हेडिंग लगानी है बुद्धि मापन के प्रकार। बुद्धि मापन के प्रकार। बुद्धि मापन के कितने प्रकार होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि मापने के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार से बुद्धि का मापन किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि बुद्धि के मापन को कई भागों में विभाजित किया है। आपके क्रियान्वय के आधार पर जो है अलग कर रखा है, एकांश के आधार पर अलग कर रखा है, क्रियात्मक के आधार पर अलग कर रखा है, अभाषाई रूप में उसका जो है डिवाइडेशन अलग कर रखा है। ऐसे कई प्रकार के भागों में इनको क्या कर रखा है, आपके विभाजित कर रखा है। लेकिन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्रियान्वय के आधार पर आपके बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं। किसके आधार पर? यदि आपको पूछ लिया जाए क्रियान्वय के आधार पर, क्रियान्वय के आधार पर बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनके आधार पर बुद्धि के दो प्रकार होते हैं। क्रियान्वय के आधार पर बुद्धि के प्रकार यानी कि अप्लाइड के आधार पर, है ना, आप किसी भी चीज को अप्लाइड करते हो तो उसके आधार पर आप इंटेलिजेंसी के जो मापन है, जो इन्वेंट्री है, उसको कितने भागों में जो है डिवाइड कर सकते हो, तो दो भागों में। एक जो होता है उसको तो अपन कहते हैं व्यक्तिगत। एक जो होता है वो तो कौन सा होता है, आपके व्यक्तिक, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, व्यक्तिगत। और एक क्रियान्वय किया जाता है आपके सामूहिक। यानी कि बुद्धि मापन को अपन क्रियान्वय के आधार पर दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं, व्यक्तिगत मापन और दूसरा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपके सामूहिक मापन। देखो, व्यक्तिगत मापन का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत एक बार में केवल एक ही व्यक्ति का बुद्धि का मापन किया जाएगा। यानी कि कोई भी अपना एकांश है, कोई भी अपना मापनी है, तो उसका प्रयोग एक बार में केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर किया जाएगा। एक से अधिक लोगों के बुद्धि का मापन एक साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सामूहिक बुद्धि मापन के अंतर्गत क्या होता है, एक, दो या दो से अधिक लोगों का भी बुद्धि का मापन एक साथ किया जा सकता है। यानी कि एक ही एकांश में बहुत सारे लोगों के बुद्धि का मापन जो है किया जा सकता है। और एक ऐसा होता है कि नहीं, एक बार में केवल एक ही मापन होगा, उसका कंप्लीट होगा, उसके बाद में दूसरा आएगा। ये तो होता है व्यक्तिगत। एक होता है सामूहिक, एक ही बार में बहुत सारे, दो या दो से अधिक लोगों का भी अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, मापन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है ना, क्लियर। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि नाम से पता चल रहा है, इसके अंतर्गत आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है कि व्यक्तिगत का मतलब होता है एक मापन करना, सामूहिक का मतलब होता है समूह में मापन करना। तो इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको अपन लिखें, ये ध्यान रखना है। हाँ, उदाहरण की बात यदि बात की जाए तो मेरे दोस्तों, व्यक्तिगत मापन के प्रमुख उदाहरण में से सबसे बड़ा उदाहरण याद रखना, बिने साइमन परीक्षण। बिने साइमन परीक्षण, है ना, ये आपका जो परीक्षण बनाया गया था वो परीक्षण कौन सा था आपके, ये व्यक्तिगत परीक्षण है, एक बार में एक ही। जो इसी का जो आपके संशोधन है जिसको अपन कहते हैं स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये भी आपके व्यक्तिगत माना जाएगा। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, है ना, ये आपके व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के उदाहरण है जो आपको याद रखना है। एक महोदया हुई थी जिसका नाम था गुड एनफ, उसने एक परीक्षण बनाया था ड्रॉ अ मैन परीक्षण। तो आपको ये ध्यान रखना है गुड एनफ का जो ड्रॉ अ मैन परीक्षण है वो भी किसका माना जाएगा, आपके ड्रॉ अ मैन परीक्षण। ड्रॉ अ मैन परीक्षण ये भी आपके व्यक्तिगत माना जाएगा। एक भारतीय बुद्धि परीक्षण है जिसको भाटिया बुद्धि परीक्षण या भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखना
ये भाटिया बुद्धि परीक्षण जो है वो भी आपके कौन सा गिना जाएगा, व्यक्तिगत गिना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ आपके व्यक्तिगत परीक्षणों के क्या माने जाएंगे मेरे दोस्तों, उदाहरण माने जाएंगे। कौन कौन से, तो ध्यान रखना, व्यक्तिगत में एक बार में एक ही लोगों के बुद्धि का मापन किया जा सकता है, जिसके प्रमुख उदाहरण है बिन्ने साइमन परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण, ड्रॉ अ मैन और भाटिया बुद्धि परीक्षण। ये क्या है, इनको सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर के। एक बार मैं प्रकार बता रहा हूं तो उनके उदाहरण लिखा रहा हूं, इनकी डिटेल्स जो होगी वो अपन आगे जाकर के पूरी की पूरी व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बात करते सामूहिक की, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। आपको पता है कि सैन्य मापन के लिए दो परीक्षण बने थे, एक का नाम था आपके आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण कहते हैं इसको। एक का नाम था मेरे दोस्तों जिसका नाम था आपके आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण, आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। यह भी आपके सामूहिक का उदाहरण कहलाएगा। और एक भारतीय परीक्षण है जिसका नाम है जलोटा बुद्धि परीक्षण, जलोटा बुद्धि परीक्षण। तो ध्यान रखना, ये जलोटा बुद्धि परीक्षण भी आपके कौन सा कहलाएगा, तो ये भी आपके सामूहिक कहलाएगा। तो एक व्यक्तिगत हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, आपके सामूहिक हो जाएगा। तो व्यक्तिगत में तो क्या याद रखोगे, बिन्ने साइमन हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, ड्रॉ अ मैन हो गया, भाटिया बुद्धि परीक्षण हो गई, ये सारे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के क्या माने जाएंगे, आपके उदाहरण माने जाएंगे। और इधर आपको सामूहिक मापन में क्या याद रखने, आर्मी अल्फा हो गया, आर्मी बीटा हो गया, जलोटा बुद्धि परीक्षण हो गया, ये सारे के सारे आपके कौन से माने जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये सारे के सारे आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण माने जाएंगे, ये है ना। तो एक क्रियान्वयन के आधार पर यदि आपको बुद्धि के प्रकार पूछ ले तो दो याद रखने, एक व्यक्तिगत होता है और एक कौन सा होता है, आपके सामूहिक होता है। क्लियर यहां तक, चलिएगा। दूसरा प्रकार अपन पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है एकांश के आधार पर बुद्धि मापन के प्रकार। एकांश के आधार पर, ये एकांश क्या होते हैं मैंने आपको व्यक्तित्व में समझाया था, एक प्रकार की प्रश्न श्रृंखला होती है। एकांश के आधार पर बुद्धि मापन के प्रकार, बुद्धि मापन के प्रकार। ध्यान रखना, एकांश के आधार पर बुद्धि मापन के प्रकार दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जिसको कहा जाता है आपके शाब्दिक बुद्धि मापन। क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों, शाब्दिक मापन, शाब्दिक मापन। और एक जो होता है वो कौन सा होता है मेरे दोस्तों, अशाब्दिक मापन। यानी कि एक में शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और एक में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि होंगे तो दोनों तरफ एकांश ही, शाब्दिक मापन में भी एकांश होंगे और अशाब्दिक मापन में भी क्या होंगे, एकांश होंगे। लेकिन शाब्दिक मापन के अंतर्गत तो क्या होगा, सीधे सीधे शब्दों के सीधे सीधे प्रश्न होंगे, क्योंकि शाब्दिक मापन का प्रयोग अधिकांश शिक्षित लोगों के बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है, जो प्रश्न को पढ़ करके उत्तर दे दें। अब अशाब्दिक में क्या होता है कि चित्र आधारित एकांश होते हैं आपके, है ना, चित्रों पर आधारित एकांश होते हैं। तो उसका प्रयोग आप उन लोगों के लिए भी कर सकते हो जो शिक्षित नहीं है, जो शब्दों को नहीं पढ़ पाते, उनके लिए भी इस मापन का क्या किया जा सकता है, आपके प्रयोग किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, शाब्दिक मापन में जो एकांश होते हैं वो किस पर आधारित होते, तो ध्यान रखना इनके एकांश शब्द आधारित होते हैं। एकांश जो होते हैं वो किस में होते हैं मेरे दोस्तों, इनके एकांश शब्दों में होते हैं, ये ध्यान रखना। इनके एकांश किस में होते हैं, इनके एकांश शब्दों में होते हैं। और आपके जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है तो ध्यान क्या रखोगे मेरे दोस्तों, इनके जो एकांश होते हैं वो चित्रों में होते हैं, एकांश चित्र आधारित होते हैं, ये ध्यान रखना। अशाब्दिक के अंतर्गत चित्र आधारित होते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। और ये भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसका प्रयोग इसका प्रयोग शिक्षित लोगों के लिए अधिक होता है, शिक्षित लोगों के मापन के लिए, शिक्षित लोगों के मापन के लिए और उस मापन के लिए। और उसका क्या लिख दोगे मेरे दोस्तों, उसको आपको लिखना है मेरे दोस्तों, यह सामान्यतः अशिक्षित लोगों के बुद्धि के मापन के लिए प्रयुक्त होता है ना। अशिक्षित लोगों के मापन के लिए इसका क्या किया जाता है दोस्तों, मापन के लिए प्रयुक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एकांश के आधार पर अपन ने कितने भागों में बांटा, दो भागों में। कौन कौन से,
एक शाब्दिक होता है और एक कौन सा होता है आपके अशाब्दिक होता है। शाब्दिक में शब्द के एकांश होते हैं, अशाब्दिक में चित्र आधारित एकांश होते हैं। शाब्दिक का प्रयोग सामान्यतः शिक्षित वर्ण के लिए किया जाता है और अशाब्दिक का प्रयोग सामान्यतः जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो क्या याद रखोगे आप, अशिक्षित लोगों के लिए किया जाता है। यहां तक एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद देखो मेरे दोस्तों, अपन बात करते कि आपके जो ये शाब्दिक है ना, ये वापिस दो प्रकार का हो सकता है। ये वापिस दो प्रकार का होता है। वो कौन सा हो सकता है जो अभी अपन ने अभी पढ़ा है, एक तो व्यक्तिगत भी हो सकता है और एक कौन सा हो सकता है आपके सामूहिक भी हो सकता है। ऐसे ही आप अशाब्दिक को भी क्या कर सकते हो मेरे दोस्तों, दो भागों के अंतर्गत बांट सकते हो कि ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, आपके सामूहिक भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और कौन से हो सकते हैं मेरे दोस्तों, सामूहिक भी हो सकते हैं, है ना। आपको ध्यान रखना है, जब एक शिक्षित व्यक्ति का एक ही बार में मापन किया जा रहा है तो वो कौन सा कहलाएगा, शाब्दिक व्यक्तिगत, है ना। एक बहुत सारे शिक्षित व्यक्तियों का एक साथ मापन किया जा रहा है तो वो कौन सा कहलाएगा, तो वो आपके कहलाएगा शाब्दिक सामूहिक, है ना। अशिक्षित व्यक्ति का सिंगल मापन किया जा रहा है तो वो अशाब्दिक व्यक्तिगत हो जाएगा। और बहुत सारे अशिक्षित लोगों का एक साथ में मापन लिया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपके अशाब्दिक सामूहिक मापन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये किस पर आधारित है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना ये इसके पर आधारित है। अब कौन सा शाब्दिक है कौन सा अशाब्दिक है, तो जब मैं आपको मापन पढ़ाऊंगा तो उनके नीचे लिखाता जाऊंगा, ये शाब्दिक व्यक्तिगत है, ये अशाब्दिक व्यक्तिगत है, ये शाब्दिक सामूहिक है, ये अशाब्दिक सामूहिक है। ये सारा मैं आपको साथ साथ में लिखाता जाऊंगा, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से बुद्धि का मापन शाब्दिक व्यक्तिगत है, अशाब्दिक व्यक्तिगत है, शाब्दिक सामूहिक है, अशाब्दिक सामूहिक है। आजकल इस प्रकार के कंफ्यूजन टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके आने लगे हैं। तो आपको यहां पे इस चीज का हल्का सा क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है भाई। चलिएगा, चिपक क्यों गया भाई, क्या हो गया इसके, चलते चलते रुक क्यों गया। चलिएगा, चल जा भाई, क्या हो गया। चलिएगा, चल गया, है ना। ये थोड़ा सा चिपक रहा है तो हल्का फुल्का सा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सही हो जाएगा, है ना। चलता रहता है कभी कभी। चलिएगा, है ना। ये आपको दो चीजें यहां पे क्या रखनी है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। तो कौन कौन से व्यक्तिगत सामूहिक और व्यक्तिगत सामूहिक कौन कौन में होते हैं आपके, तो आपके शाब्दिक में भी हो सकते हैं और किस में हो सकते हैं, आपके अशाब्दिक में भी हो सकते हैं। ये आपको क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आते हैं अपन तीसरे नंबर की बात करते हैं मेरे दोस्तों, क्रियात्मक आधारित बुद्धि मापन। क्रियात्मकता के आधार पर बुद्धि के मापन, आधार पर बुद्धि का मापन, क्रियात्मकता के आधार पर बुद्धि का मापन। तो ध्यान रखना, क्रियात्मकता के आधार पर बुद्धि के मापन कितने हो सकते हैं, तो क्रियात्मकता के आधार पर बुद्धि के मापन एक ही होता है कि क्रिया आधारित होती है। इसके अंदर क्या होता है मेरे दोस्तों, एक्टिविटी होती है। इसमें आपको कुछ वस्तुएं दी जाती है जो बिखरी हुई रूप में होती है, उन वस्तुओं को आपस में जोड़ो, है ना। जैसे गण रचना परीक्षण हो गया, अपने पास है लोंग परीक्षण हो गया। इसमें यही तो होते हैं, बिखरी हुई चीजें आपको दी जाती है, उसको जोड़ करके आप किसी चीज का निर्माण कर दो। ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट हो गया, है ना, जिसके अंतर्गत आपको अलग अलग ब्लॉक दिए जाते हैं, उनको जोड़ करके एक बिल्डिंग बनानी है। तो यहाँ पे वस्तुएं दी जाती है और वस्तुओं को आपको जोड़ तोड़ करके किसी चीज का क्या होता है मेरे दोस्तों, निर्माण करना होता है। तो इसमें याद रखना है, इसके अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पे वस्तुओं का जोड़ तोड़ होता है। वस्तुओं को या वस्तुओं का जोड़ तोड़ करना, वस्तुओं का जोड़ तोड़ करना, यानी वस्तुओं को क्या करना, आपस में मिलाना या आपस में अलग करना, है ना। ये आपके क्या कहलाएगा, क्रियात्मक परीक्षण कहलाएगा। ये ध्यान रखना, पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था, तो ध्यान रखना, बनाने वाले व्यक्ति का नाम है सेगुइन। सबसे पहला जो आपके क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण बनाया था उसका नाम कि किसने बनाया था, सेगुइन ने बनाया था और उसका नाम था सेगुइन फ्रॉम बोर्ड, है ना। उसका इन्होंने निर्माण किया था, आपको ध्यान रखना है। तो आपको पूछ ले, प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसने बनाया, प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसने बनाया, प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो ध्यान रखना, प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण बनाया था सेगुइन। सेगुइन
विद्वान का नाम है आपके सेगुइन, और इसने जो परीक्षण बनाया था उसका नाम था सेगुइन फार्म बोर्ड। ध्यान रखना, ये इसके क्या था मेरे दोस्तों, आपके परीक्षण का नाम था, जो आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्रियात्मक परीक्षण किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो ध्यान रखना, पहला क्रियात्मक जो आपके बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था वो सेगुइन के द्वारा किया गया था, और इसका नाम क्या था, तो ध्यान रखना है, इसका नाम था सेगुइन फार्म बोर्ड। अब अपन देख लेते प्रमुख क्रियात्मक परीक्षण कौन कौन से हैं, कि किस किस को अपन क्रियात्मक की श्रेणी में रखेंगे। तो एक तो आपको याद रखना है गण रचना परीक्षण। गण रचना परीक्षण क्या याद रखो, देखो मैं आपको सीधा सीधा मापन नहीं बता रहा हूं, मैं चाहता तो आपको अल्फाबेट भी ने शुरू कर देता, और शुरू मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं कि जहां से आजकल प्रश्न बन सकते हैं, बनने की संभावनाएं बनती है। तो जिस जगह से बने हमें वो पूछना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का मापन क्रियात्मक बुद्धि मापन के अंतर्गत आता है, कौन सा बुद्धि का मापन आपके शाब्दिक है, कौन सा अशाब्दिक है, कौन सा व्यक्तिगत है, कौन सा सामूहिक है, कौन सा अभाषाई है। ये प्रश्न बनने की संभावनाएं आजकल ज्यादा बनती है, तो इसीलिए अपन इस चीज को पहले पढ़ने का क्या करते, प्रयास करते है ना। तो गण रचना परीक्षण हो गया आपके। एक आता है जिसको कहा जाता है पास एलोंग बुद्धि परीक्षण। पास एलोंग बुद्धि परीक्षण, यह भी आपके इसी के अंतर्गत आएगा, है ना। एक आपके आता है ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट, या इसको आप जो है को का ब्लॉक डिजाइन भी कह सकते हो, है ना। को इसके वैज्ञानिक का नाम है जिसने बनाया था, इसीलिए इसका नाम है को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। को का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ये भी आपके कौन सा माना जाएगा, तो ध्यान रखना, ये भी आपके कौन सा माना जाएगा, ये माना जाएगा। एक आपके गोडार्ड ने बनाया था, गोडार्ड का फॉर्म बोर्ड, गोडार्ड का फॉर्म बोर्ड बुद्धि परीक्षण, फॉर्म बोर्ड बुद्धि परीक्षण, है ना। गोडार्ड का जो फॉर्म बोर्ड बुद्धि परीक्षण है वो भी कौन सा माना जाएगा, आपके यही माना जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है ना। हिली चित्र परीक्षण, हिली चित्र परीक्षण, ये आपके कौन से माने जाते हैं मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये आपके माने जाते हैं, आपके प्रमुख बुद्धि परीक्षण माने जाएंगे जो क्रियात्मकता के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से बुद्धि परीक्षण क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं वो कौन कौन से होंगे। तो ये आपके 4-5 नाम मैंने आपको लिखा है जो याद रखने हैं। तो 3 प्रकार का डिवाइडेशन अभी तक अपन ने पढ़ लिया है। पहले पढ़ा था क्रियान्वय के आधार पर, दूसरा पढ़ा था एकांश के आधार पर, तीसरा पढ़ा था क्रियात्मक जिसमें वस्तुओं का जोड़ तोड़ होता है। एक आपके अंतिम और प्रकार आता है जिसको कहा जाता है अभाषाई बुद्धि परीक्षण। चौथा प्रकार जो आता है, चौथे प्रकार को कहा जाता है आपके अभाषाई बुद्धि परीक्षण। अभाषाई बुद्धि परीक्षण क्या कहा जाएगा, आपके अभाषाई बुद्धि परीक्षण। अभाषाई बुद्धि परीक्षण में और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है समझिएगा, क्योंकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में भी शब्द नहीं होते और अभाषाई में भी शब्द नहीं होते, लेकिन वहां पे चित्र होते हैं, वहां पे चित्र होते हैं। अशाब्दिक में चित्र होते हैं, लेकिन यह अभाषाई बुद्धि परीक्षण को केवल और केवल हाव भाव के आधार पर किया जाता है। बॉडी लैंग्वेज के आधार पर बुद्धि का क्या किया जाता है, आपके परीक्षण किया जाता है। यानी यहां पे न तो शब्द है न किसी प्रकार के चित्र हैं। यहां पे जो महत्वपूर्ण माना जाएगा वो किसको माना जाएगा, तो केवल केवल हमारे फेस रीडिंग जिसको आप कहते हो, हाव भाव के आधार पर इसको समझा जाता है, ध्यान रखना। तो ये अभाषाई बुद्धि परीक्षण का आधार क्या होता है, तो ध्यान रखना, हाव भाव के आधार पर मापन किया जाता है। भाई किसके आधार पर किया जाएगा, हाव भाव के आधार पर मापन। क्या ध्यान रखोगे, हाव भाव के आधार पर क्या किया जाता है, आपके मापन किया जाता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आपके भाषाई बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आएंगे या अभाषाई बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान रखना, अभाषाई बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं एक तो आपके गुड एनफ का ड्रॉ अ मैन बुद्धि परीक्षण, है ना। एक आता है आपके संस्कृति मुक्त परीक्षण जो आपके केटल के द्वारा दिया गया था। ये 2 परीक्षण आपको क्या याद रखने दोस्तों, याद रखने। एक तो कौन सा रखोगे मेरे दोस्तों, ड्रॉ अ मैन बुद्धि परीक्षण। ड्रॉ अ मैन बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था, तो ध्यान रखना ये दिया गया था गुड एनफ महोदया द्वारा, है ना। ये महिला थी गुड एनफ। एक के आपके संस्कृति मुक्त परीक्षण, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण जो किसने विकसित किया था, वो आपके केटल ने विकसित किया था।
संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो क्या बताओगे? केटल के द्वारा विकसित किया गया। ये आपके अभाषाई बुद्धि परीक्षण कहलाएंगे। ये आपके प्रकार प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आज की क्लास में अभी तक अपन ने जो पढ़ा है, अपन ने क्या क्या पढ़ा मेरे दोस्तों? अपन ने सबसे पहले बुद्धि के मापन के प्रकार को पढ़ना प्रारंभ किया था। मैंने आपको बताया कि क्रियान्वयन के आधार पर बुद्धि मापन के दो प्रकार होते हैं, एक व्यक्तिगत होता है, एक सामूहिक होता है। व्यक्तिगत में एक बार में एक ही बालक की बुद्धि का या एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है। सामूहिक में एक से अधिक का भी मापन किया जा सकता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इनके मैंने उदाहरण लिखा है, बिने, साइमन, स्टैनफोर्ड, ड्रो, अमेन, भाटिया बुद्धि परीक्षण। इधर मैंने सामूहिक के लिखा है, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा या जलोटा बुद्धि परीक्षण। एकांश के आधार पर दो होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है और ये शिक्षित लोगों के लिए होता है। अशाब्दिक जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, ये अशिक्षित लोगों के लिए होता है। ये दोनों व्यक्तिगत और सामूहिक किसी भी रूप में हो सकते हैं। क्रियात्मकता के आधार पर जिसमें वस्तुओं को जोड़ तोड़ करके बुद्धि का परीक्षण किया जाता है ना। पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण सेगुइन ने बनाया था, जिसका नाम था सेगुइन फॉर्म बोर्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें गण रचना परीक्षण, पास एंड लॉन्ग परीक्षण, है ना, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट वगैरह, हिली चित्त परीक्षण वगैरह हो गया आपके इसके अंतर्गत, या गोडार्ड का फॉर्म बोर्ड जो है वो इसके अंतर्गत माना जाएगा। इसके बाद मैंने बताया आपको अभाषाई बुद्धि परीक्षण, जिसमें मैंने बताया कि हाव भाव के आधार पर यहां पे बुद्धि का मापन किया जाता है, जिसमें दो मैंने लिखा है, एक आपके गुड एनफ का ड्रॉ अ मैन बुद्धि परीक्षण और दूसरा मैंने आपको लिखाया केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण। ये आपके इनके प्रकार कहलाएंगे मेरे दोस्तों, याद रह जाएगा ना यहां पे, और मेरे हिसाब से यहां तक आपको आराम से याद रह भी जाना चाहिए। ये आपके क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों? इसके प्रकार कहलाएंगे, जो आपको हल्के फुल्के क्या रखने हैं, मैं उसे ध्यान में रखना है, या हल्के फुल्के इनको क्या रखने हैं, आपको याद रखने। तो याद रह जाएंगे, कितने प्रकार हो जाएंगे? तो 3 प्रकार आपको क्या रखने हैं, याद रखने। इसके बाद जो अपन को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है मेरे दोस्तों? अंतिम चीज पढ़नी है अपन को, बुद्धि के प्रमुख मापन। बुद्धि के प्रमुख मापन, बुद्धि के प्रमुख मापन, है ना। कौन कौन से मापन आपके बेस्ट माने जाते हैं, उनको अपन को क्या करना है, हल्का फुल्का पढ़ना है। एक मापन आज की क्लास में पढ़ ही लेते, चलो 7-8-10 मिनट के अंतर्गत, कोई बड़ी चीज है नहीं मापन के अंतर्गत। देखो, बुद्धि का पहला बुद्धि मापन मैंने कल ही आपको लिखा दिया था कि पहला बुद्धि मापन जो बनाया था वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था बिने साइमन परीक्षण। पहला बुद्धि का मापन जो बना था मेरे दोस्तों, पहला बुद्धि का मापन, पहले बुद्धि का मापन जो बना था उसका नाम था आपके बिने साइमन परीक्षण। अब यहां पे दो लोग हैं, बिने साइमन परीक्षण। देखो, बनाने का काम जो किया है वो तो पूरा का पूरा किसने किया है, आपके, तो वो तो पूरा का पूरा काम किया है आपके अल्फ्रेड बिने ने। भाई, इसका जो निर्माण किया है, इसको विकसित किया है, वो तो किसने किया था? तो वो तो ध्यान रखना, आपके करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, आपके अल्फ्रेड बिने। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ में एक और व्यक्ति था, साइमन, जिसका पूरा नाम है थियोडोर साइमन। क्या नाम है मेरे दोस्तों? इसका सहयोगी जो था, है ना, सहयोगी थियोडोर साइमन, थियोडोर साइमन। थियोडोर साइमन के द्वारा इसका सहयोग किया गया और इन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया था, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, आपके अल्फ्रेड बिने साइमन परीक्षण। ये याद रखना। एक बात और याद रखना कि इस बुद्धि परीक्षण को किस भाषा में बनाया गया था? तो दोस्तों, इसको बनाया गया था, यह आपके फ्रेंच भाषा में निर्मित था। सबसे पहले कौन सी भाषा में बना था दोस्तों? तो यह सबसे पहले आपके फ्रेंच भाषा में निर्मित था। फ्रेंच भाषा में निर्मित सबसे पहले जो ये बना था वो किस में बना था मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, फ्रेंच भाषा में क्या था मेरे दोस्तों? निर्मित था। इसका जो निर्माण किया गया था वो कौन सी भाषा के अंतर्गत किया गया था? तो फ्रेंच भाषा में। तो पहले परीक्षण का नाम बिने साइमन परीक्षण कौन लेकर के आया? अल्फ्रेड बिने और इसके साथ में थियोडोर साइमन। और ये किस भाषा के अंतर्गत बना था? तो क्या बनाओगे मेरे दोस्तों? ये बनाया गया था आपके फ्रेंच भाषा में। समय की बात की जाए मेरे दोस्तों तो ये टाइम था लगभग 1905 का।
क्या समय याद रखोगे? हालांकि ये सन वन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रखना चाहो तो रखना। 1905 के आसपास का ये समय था और इसका क्या किया गया था? निर्माण। तो इसको बनाया कौन सी भाषा में गया था? फ्रेंच भाषा में। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इसका अंग्रेजी अनुवाद, इस परीक्षण को अंग्रेजी भाषा में कौन लेकर के आया? इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इसका अंग्रेजी अनुवाद करने वाला विद्वान था जिसका नाम था गोडार्ड, जिसको हमने अभी पढ़ा था कि फ्रेम बोर्ड वर्ग जो क्रियात्मकता के अंतर्गत आती है, क्रियात्मक परीक्षण कहलाता है। उसी गोडार्ड ने क्या किया था? इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। तो आपको पूछ ले कि अल्बर्ट बिने परीक्षण या बिने साइमन परीक्षण का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना वो गोडार्ड के द्वारा किया गया, क्योंकि बिने साइमन परीक्षण फ्रेंच भाषा में निर्मित था। फ्रेंच भाषा के अंदर इसको क्या किया गया था? बनाया गया था। ध्यान रखना ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, ये मैंने आपको बता दिया। और व्यक्तिगत में भी कौन सा है? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ध्यान रखना, क्या याद रखोगे? यह व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। यह व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ध्यान रखना, यह व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। यह भी आपको ध्यान रखना है। मैंने ये कहा था, मैं लगभग आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा व्यक्तिगत और कौन सा सामूहिक है ना, इससे ताकि आपको कंफ्यूजन वगैरह थोड़े से कम रहे। यह आपको ध्यान रखना है। यह परीक्षण जब बनाया गया था तो कितने आयु वर्ग के बालकों को टारगेट किया गया कि किस आयु के बालकों के बुद्धि का मापन किया जाएगा? तो ध्यान रखना, अल्बर्ट बिने साइमन परीक्षण के अंतर्गत 3 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बालकों के बुद्धि के मापन की योजना का निर्माण किया गया। आयु सीमा क्या रखी गई? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसके अंतर्गत आपके आयु सीमा रखी गई है मेरे दोस्तों 3 से लेकर के 15 वर्ष तक। 3 से लेकर के क्या लिए गए मेरे दोस्तों? 15 वर्ष तक बालकों का मापन इसके अंतर्गत किया जाएगा। और ध्यान रखना, इसके अंदर एकांश की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत एकांश की संख्या 30 थी, है ना, क्योंकि ये शाब्दिक परीक्षण है तो शाब्दिक है तो एकांश तो हो गई होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत आपके एकांश की संख्या कितनी थी? तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, आपके यहां पे एकांश की संख्या कितनी थी मेरे दोस्तों? 30 थी। लेकिन अल्बर्ट बिने ने क्या किया? 1908 में इसी परीक्षण का वापस संशोधन किया, जो पहला संशोधन है। अल्बर्ट बिने के सबसे ज्यादा संशोधन हुए अपने परीक्षण के अंतर्गत, तो अल्बर्ट बिने ने खुद ही पहला संशोधन किया था। ध्यान रखना, इसका प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ध्यान रखना, इसका प्रथम संशोधन हुआ था 1908 में। इसका प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ध्यान रखना, इसका प्रथम संशोधन हुआ था 1908 में। 1908 के संशोधन में क्या कर लिया कि इसमें एकांश की संख्या बढ़ा दी गई। एकांश की संख्या क्या कर दी गई मेरे दोस्तों? बढ़ा दी गई। पहले एकांश की संख्या कितनी थी? तो पहले एकांश की संख्या 30 थी और संशोधन के बाद इनकी संख्या कितनी कर दी गई? तो इनकी संख्या कर दी गई 58। भाई कितनी कर दी गई? 58। ये ध्यान रखना, ये अल्बर्ट बिने का पहला संशोधन जो हुआ था वो 1908 के अंतर्गत हुआ था और एकांश की संख्या 30 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 58 से। एक बार यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिएगा, मैं वापस बता रहा हूं। आपको ध्यान रखना है कि अपन बिने साइमन परीक्षण पढ़ रहे हैं, 2 लोगों ने मिलकर के बनाया है, बिने और साइमन में। फ्रेंच भाषा में बना था, गोडार्ड ने इसका अंग्रेजी रूपांतरण किया। यह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ध्यान रखना, इसमें एकांश की संख्या 30 है और टारगेट कितने बालकों के लिए किया गया? तो 3 से 15 वर्ष तक बालकों के लिए। जब इसका पहला संशोधन हुआ था 1908 में, तो एकांश की संख्या 30 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? तो एकांश की संख्या 30 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? आपके 58 कर दी गई। यहां तक तो याद है। आप अल्बर्ट बिने आज बहुत डिटेल से पढ़ोगे, टेंशन मत लो। अब देखो, ये तो इसका संशोधन, इसके बहुत सारे संशोधन हुए, लेकिन यहां मैं आपको लिख रहा हूं इनका महत्वपूर्ण संशोधन जो हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट संशोधन, इसका महत्वपूर्ण संशोधन, इनका महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था 1916 में। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट संशोधन माना जाता है मेरे दोस्तों, वो संशोधन कब हुआ था? वो संशोधन हुआ था आपके 1916 में। और ये संशोधन किसने किया था? तो ये आपके टर्मेन के द्वारा किया गया था। किसके? जिसको अपन टर्मन भी कहते हैं,
संशोधन किसने किया था? तो ध्यान रखना, ये संशोधन आपके करने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम था आपके, देखो इसका रियल नाम तो है टर्मन, लेकिन किताबों में इसको टर्मन लिखा जाता है, तो आप भी टर्मन याद रख लेना। संशोधन किया था टर्मन ने। संशोधन कहां किया था? तो संशोधन किया था इसने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। कहां पे किया था मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, यह संशोधन हुआ था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। कल मैंने आपको बताया था कि इसी संशोधन के कारण बुद्धि संप्रत्यय का जन्म हुआ। बुद्धि का जो संप्रत्यय आया था उसमें यही आपके अल्फ्रेड बिने के संशोधन का योगदान रहा। ये कल की क्लास में भी अपन ने ये बात की थी, वही बात मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि 1916 के अंतर्गत ये संशोधन हुआ था, और 16 के अंतर्गत ये संशोधन हुआ, तो यहां से बुद्धि संप्रत्यय का जन्म हो जाता है। बुद्धि संप्रत्यय इसी संशोधन से आया है, ध्यान रखना। अब आपको ध्यान रखना है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में संशोधन होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया आपके स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। इसका नाम क्या रख लिया गया मेरे दोस्तों? इसका नाम रख लिया गया स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। क्या नाम याद रखोगे? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। इसका क्या रख दिया गया मेरे दोस्तों? नाम रख दिया गया भाई। इसका नाम जो रखा वो क्या रखा गया था आपके? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। हाँ, इसमें एकांश की संख्या 90 थी, ये ध्यान रखना। इसमें एकांश की संख्या कितनी थी? तो संशोधन के बाद वही बिने साइमन का संशोधन हो रहा है, यहां पे एकांश की संख्या 90 बढ़ा दी जाएगी, बाकी वो सारी चीजें सेम रहेगी। ये आपके शाब्दिक था, व्यक्तिगत था, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि जो एक बार बन गया वो ऐसा का ऐसा क्या रहेगा मेरे दोस्तों? चलता रहेगा। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब ये स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण जो था ना, वो 1937 में जाकर के एक बार फिर से संशोधित हुआ। 1937 के अंतर्गत इसका फिर से क्या किया गया? संशोधन किया गया। किसका संशोधन? इसका संशोधन। अब ध्यान रखना, स्टैनफोर्ड का संशोधन, इसका एक संशोधन हुआ था आपके 1937 में। इसको वापस एडिट किया गया। मैंने कहा ये बहुत बदला हुआ, इसमें जितने संशोधन हुए और किसी में नहीं हुए। सन वन याद नहीं रखने आपको, है ना? मैं पहले ही कह रहा हूं, ये मैं लिखवा रहा हूं, अलग बात है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इस संशोधन के अंतर्गत टर्मन के साथ में एक और व्यक्ति मिल गया था जिसका नाम था मेरिल। यह संशोधन किस किसने किया था? तो एक तो था आपके टर्मन, और टर्मन के साथ में एक व्यक्ति और था जिसका नाम क्या रख दिया गया मेरे दोस्तों? मेरिल। टर्मन और मेरिल ने मिलकर के इनका क्या किया था? आपके संशोधन किया था। ये ध्यान रखना है। किसने मिलकर के किया था? टर्मन और मेरिल ने मिलकर के किया था। फिर इसका नाम क्या रख दिया गया? तो ध्यान रखना, इसका नाम रखा था द 1937 बिन्ने। इस परीक्षण का नाम क्या था? इस परीक्षण का नाम था द 1937 बिन्ने। क्या नाम रख दिया गया मेरे दोस्तों? द 1937 बिन्ने जो है इसके अंतर्गत नाम रख दिया गया, और इसके अंतर्गत आयु सीमा में चेंज कर दिया। पहले 3 से 15 वर्ष चल रही थी, अब इन्होंने 2 वर्ष से लेकर के वयस्क बालक तक का इसमें मापन किया जा रहा है। भाई कितने वर्ष से लेकर के? यहां पे आयु सीमा में बदलाव हो गया। इनकी आयु सीमा कितनी कर दी गई? तो ध्यान रखना, यहां पे अब आपके 2 वर्ष से वयस्क बालक तक का मापन किया जाता, किशोरावस्था तक वयस्क बालक का मापन। सारे बालक इसके अंदर ऐड किए गए, लेकिन वयस्क की कोई उम्र तय नहीं थी। भाई कितने 18 का लेंगे, 15 का लेंगे, 16 का लेंगे, कोई तय नहीं था। और यहां पे ये वयस्क के मापन करने में थोड़ा सा असफल रह रहा था, वयस्क बालकों का सही मापन नहीं कर पा रहा था ना। तो इसलिए टर्मन ने क्या किया? 1960 में इसका फिर से क्या कर दिया? संशोधन कर दिया, है ना। इसी का वापस संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ध्यान रखना, इसका वापस संशोधन हुआ था आपके 1960 में। कब संशोधन कर दिया गया मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, इसका संशोधन कर दिया गया था 1960 में। इसका संशोधन हुआ था, और 1960 में जब इसका संशोधन हुआ था तब इसके अंदर आयु सीमा निर्धारित कर दी गई। कितनी निर्धारित कर दी गई? तो इसके अंदर कौन सी आयु सीमा का हम बुद्धि का मापन करेंगे? तो इन्होंने बताया 2 से लेकर के 22 वर्ष और 11 माह तक। भाई कितना याद रखोगे? 2 साल से लेकर के 22 वर्ष और 11 माह तक के बालकों के बुद्धि का मापन किया जाएगा। यह 1960 में तय हुआ था, क्योंकि 1937 वाले संशोधन के अंतर्गत तो केवल यही लाइन बोली थी कि अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर 2 वर्ष से लेकर वयस्क अवस्था तक के बालकों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। लेकिन संशोधन किया 1960 में, तो इसके अंदर पूरा का पूरा क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों? बदल दिया गया। यह आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है इस परीक्षण के बारे में 2-3 बातें और, है ना। ये सारे बिने परीक्षण ही आ रहे हैं,
बिना परीक्षण की खासियत बता रहा हूं। 1960 में जब इसका संशोधन कर दिया गया ना, तो संशोधन के बाद यह सबसे विश्वसनीय और सबसे अधिक वैध परीक्षण बन गया था। इसके अंदर विश्वसनीयता भी अधिक थी और वैधता भी अधिक थी, मतलब पूर्ण गुणवत्ता के साथ बुद्धि का मापन कर रहा था। यह आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? इस संशोधन के बाद यह परीक्षण अधिक विश्वसनीय तथा अधिक वैध था। अधिक विश्वसनीय तथा अधिक वैध था। यह ध्यान रखना है आपको। अधिक विश्वसनीय भी था और क्या था आपके, अधिक वैध भी था। यदि मैं इनके क्रमांक भी बताऊं ना तो आपको आश्चर्य होगा। इसकी विश्वसनीयता 0.90 यानी कि 90% तक इसकी विश्वसनीयता थी। विश्वसनीयता कितनी थी? 0.90। और इसकी वैधता की बात करें मेरे दोस्तों तो 0.75 के आसपास में, 0.90 से प्लस लिखना यहां पे आगे। और इसकी वैधता कितनी थी? 0.75 प्लस, यानी कि आप जनरली याद रखो तो 75% से भी ज्यादा इनको वैध माना जाता था। इतनी गुणवत्ता इसके अंतर्गत क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। यह आपको ध्यान रखना, क्योंकि इस परीक्षण में एक खास बात और हो गई थी। वो क्या हो गई थी? इस परीक्षण से पूर्व कथन करना आसान हो गया। इस परीक्षण से पूर्व कथन करना आसान हो गया, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, बालक को भविष्य के बारे में पहले ही बता सकते हो। यह आपको किससे पता चल गया? इस परीक्षण के बारे में। तो ध्यान रखना, बिन्ने साइमन परीक्षण, बिन्ने और साइमन दोनों मिलकर के लेकर के आए 1905 के अंतर्गत 30 एकांश के साथ व्यक्तिगत और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, जो फ्रेंच भाषा में बना था। गोडार्ड ने इसको अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत क्या किया, परिवर्तित किया। 3 से लेकर 15 वर्ष तक के बालकों का मापन किया जाएगा। अल्फ्रेड बिन्ने ने इसका पहला संशोधन 1908 में किया, जब 30 एकांश की जगह पर उन्होंने 58 एकांश को क्या कर दिया गया था, ऐड कर दिया था। इनका महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था 1916 में। कहां हुआ था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। किसने किया था? टर्मन ने किया था दोस्तों। इसका नाम क्या रखा गया? स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण, क्योंकि स्टैनफोर्ड के अंतर्गत हुआ था। इसका पुनः संशोधन कब हुआ? 1937 में। कौन था टर्मन के साथ में? मेरिल था टर्मन के साथ में। इसका नाम क्या रखा गया? द 1937 बिन्ने परीक्षण। आयु क्या रखी गई? 2 वर्ष से लेकर वयस्क अवस्था तक। लेकिन वयस्कों का मापन करने में क्या रहा? असफल रहा। तो फिर संशोधन कब हुआ? 1960 में। 1960 के संशोधन में क्या हुआ? आयु फिक्स कर दी गई। कितनी? 2 साल से लेकर के 22 वर्ष और 11 माह तक के बालकों का बुद्धि परीक्षण किया जाएगा। इससे विश्वसनीयता और वैधता दोनों बढ़ी, है ना। लगभग 90% से भी ज्यादा विश्वसनीयता और 75% से भी ज्यादा इसके अंदर वैधता थी, जो अन्य बुद्धि मापन की तुलना में बहुत अधिक मानी जाती है। ध्यान रखना। और इसी के आधार पर ये पूर्व कथन कर सकते थे। पूर्व कथन करना इनके लिए क्या हो गया था? आसान हो गया था। लेकिन फिर भी इस मापन की, बिन्ने परीक्षण की भरपूर अवहेलना हुई है, आलोचना, इसकी अवहेलना करने वाला एक ही व्यक्ति था, जिसका नाम था वेस्लर, जो दूसरा बुद्धि परीक्षण लेकर के आया। इसकी अवहेलना जो की थी वो किसने की थी मेरे दोस्तों? ध्यान रखना, बिन्ने साइमन परीक्षण की अवहेलना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वेस्लर था। इसके बाद अवहेलना करने के बाद ही उसने अपना खुद का बुद्धि परीक्षण बनाया, जिसका नाम है वेस्लर बुद्धि परीक्षण, जिसको अपन कल पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना। इन्होंने कहा, एक तो ये वयस्कों का मापन सही नहीं कर सकता। पहली बात इन्होंने क्या बताई? इन्होंने कहा वयस्कों का मापन उचित नहीं कर पाता। वयस्कों का मापन, ये मैंने पहले ही कहा था, 1937 वाले संशोधन के बाद सही नहीं कर पा रहा था। वयस्कों का मापन उचित नहीं कर सकता। एक तो इसने ये बात कही थी, उचित नहीं कर सकता, उचित नहीं कर सकता। दूसरा इन्होंने कहा था कि अशिक्षित लोगों का मापन नहीं होता इससे। बेशाब्दिक के तो अशिक्षित का तो कैसे होगा? अशिक्षित का मापन संभव नहीं। अशिक्षित का तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो शाब्दिक मापन है, और जहां पे शाब्दिक मापन होगा तो वहां पे अशिक्षित लोगों का जो है अपन मापन नहीं कर सकेंगे। तो ये बात है, संभव नहीं होगी तो नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। साइमन परीक्षण, आज आपने बिन्ने साइमन परीक्षण को पूरा पढ़ा है ना। लगभग महत्वपूर्ण डाटा है, आपको मैंने पूरा का पूरा बताया है। एक सांस में मैं आपको वापस रिवीजन करा रहा हूं दोस्तों। आज की क्लास में अपन ने पढ़ना शुरू किया था, वो किया था बुद्धि मापन के प्रकार और बुद्धि मापन के क्रियान्वयन के आधार पर 2 प्रकार बताएं, व्यक्तिगत मापन और कौन सा होगा? सामूहिक मापन, जिनके उदाहरण मैंने आपको लिखवा दिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, मैंने एकांश के आधार पर 2 प्रकार बताए, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक के अंदर शब्द होते, अशाब्दिक में चित्र होते। वो शिक्षित लोगों के लिए या अशिक्षित लोगों के लिए। ये दोनों व्यक्तिगत
व्यक्तिगत और सामूहिक हो सकते हैं। क्रियात्मकता के आधार पर बताया कि वस्तुओं को जोड़ तोड़ करके जो मापन किया जाता है उसको क्रियात्मक कहते हैं। इसका पहला सेगुइन ने बनाया था जिसका नाम था सेगुइन फॉर्म बोर्ड। फिर आपको ध्यान रखना है कि इसके प्रमुख उदाहरण मैंने लिखवा दिए, गण रचना, पास ए लॉन्ग, गोडार्ड का फॉर्म बोर्ड, हिली चित्र परीक्षण, है ना, ब्लॉक डिजाइन, आपको ये ध्यान रखना है। अभाषाई के अंतर्गत क्या होता है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, अभाषाई के अंतर्गत क्या होता है, हाव भाव के आधार पर बुद्धि का मापन किया जाता है, जिसमें दो प्रमुख है, गुड एनफ का ड्रॉ अ मैन बुद्धि परीक्षण और कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण, याद रखना। इसके बाद अपन ने बात जो पढ़ना शुरू किया था, एक परीक्षण आज अपन ने पढ़ा है जिसका नाम है बिन्ने साइमन परीक्षण, जो 1905 में दो लोग मिलकर के लेकर के आए थे, अल्फ्रेड बिन्ने और इसके साथ में था आपके थियोडोर साइमन। ध्यान रखना, इन दोनों के कारण ही ये परीक्षण आया था और ये बुद्धि मापन का पहला परीक्षण था, इसीलिए अल्फ्रेड बिन्ने को बुद्धि मापन का जनक माना जाता है। ये कौन सी भाषा में आया था, फ्रेंच भाषा में। इसको अंग्रेजी में किसने बदला, गोडार्ड ने बदला। ये व्यक्तिगत था और कौन सा था, आपके शाब्दिक था। इसमें आयु सीमा कितनी थी, 3 से 15 वर्ष। एकांश कितने थे, 30। पहला संशोधन कब हुआ, 1908 में। क्या हुआ, एकांश की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 58 कर दी गई। इसका महत्वपूर्ण संशोधन कौन सा माना जाता है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय वाला। किसने किया था, टर्मन ने। क्या नाम पड़ गया इसका, स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण। एकांश की संख्या कितनी हो गई इसके अंदर, 90। फिर इसका पहला संशोधन कब हुआ, 1937 में। 37 के अंदर संशोधन में इसके साथ में कौन था, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ में एक और व्यक्ति को जोड़ दिया गया जिसका नाम था मेरिल, है ना। उन्होंने इसका नाम क्या रखा, 1937 बिन्ने। इसमें आयु सीमा 2 से लेकर वयस्क तक रखी गई, लेकिन वयस्कों का मापन यहां पे सही नहीं हो पा रहा था, इसी के आधार पर वेस्लर ने इसकी आलोचना की है ना। फिर इन्होंने संशोधन किया 1960 में। फिर आयु सीमा निर्धारित कर ली कि 2 साल से लेकर के 22 वर्ष 11 माह तक। किताबों में इतना ही लिखा जाता है 2 से 22 वर्ष, तो आपको ध्यान रखना है 2 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष और 11 माह तक का मापन जो है इसके अंतर्गत आपके किया जाएगा। यह परीक्षण अधिक विश्वसनीय है, इसकी विश्वसनीयता 0.90 से भी अधिक है। और यह वैध भी, यह मनोवैज्ञानिक डाटा है ना, आपको ज्यादा याद नहीं रखना, बस इतना ही ध्यान रखना है। वैध का मतलब 0.75 से इनकी वैधता क्या थी, अधिक थी, जो अन्य बुद्धि मापन की तुलना में बहुत ज्यादा है। इस परीक्षण में पूर्व कथन करना आसान था। इसकी अवहेलना करने वाला व्यक्ति एक ही था जिसका नाम था वेस्लर, जिन्होंने वयस्कों के मापन कहा कि एक तो ये बड़ों का मापन उचित नहीं कर सकता और ये अशिक्षित लोगों के मापन करने में क्या रह रहा है मेरे दोस्तों, असफल रह रहा है। ये आलोचना करके इसने अपने खुद का बुद्धि परीक्षण बना लिया जिसका नाम रख लिया वेस्लर बुद्धि परीक्षण। एक बुद्धि परीक्षण अपन ने पढ़ लिया। 2 क्लासों में बुद्धि परीक्षण आपके सारे खत्म हो जाएंगे ना। बुद्धि परीक्षण में डाटा होते तो मैं याद करवाने का पूरा प्रयास भी कर रहा हूं और समझाने का पूरा प्रयास भी कर रहा हूं, है ना। ये आपको अब आपको यहां से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 2 या 3 क्लास में बुद्धि अपनी खत्म हो जाएगी। बहुत लंबी चली है ना, 12-15 क्लास, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो देखो घास नहीं काटी जा सकती। जो टॉपिक टफ होते हैं उसको शिक्षक पढ़ाने से बचते हैं और मुझे जो टॉपिक टफ होते हैं मैं उसमें पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेता हूं। उल्टा सिस्टम है मेरे, जो मुश्किल लगते हैं उसको मैं और अच्छा पढ़ाता हूं ना। सरल तो हर कोई पढ़ लेंगे भाई, जो कठिन है उनको तो समझा जाए। तो आपको बढ़िया लगा होगा तो कमेंट भी करें और कमेंट करें और प्रतिक्रिया का निर्माण जो है आप जरूर करें, जिससे हमें भी थोड़ा सा आइडियाज बना रहता है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित्त रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय हिंद।